एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। साथियों, कुछ दिन पहले आपने कुछ चर्चा सुनी होगी भारत के रुपयों के बारे में और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारत जो है विश्व की सब एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था अब बनने जा रहा है। कोई लोग उसको विश्व गुरु कहने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले राइट ऑफ लोन जो होता है, मतलब जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, उसमें लोन को राइट ऑफ करने की बात चल रही थी। कुछ शब्द ऐसे आए थे, राइट ऑफ लोन, या आपने और भी शब्द सुने होंगे कि एनपीए, जिसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है, और लोन डिफॉल्टर, लोन वेवर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और जिसको लेकर के आप देखेंगे कि लोगों के दिमाग में या समाज जीवन में उतनी खास जानकारी नहीं होती। जो इस अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको जानकारी है, लेकिन आम जनजीवन में इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज हम जो है देखेंगे कि ये जो बातें चल रही हैं लोन राइट ऑफ की, क्या बात है, क्या ये लोगों के इसमें लूट है, या जो करोड़ों रुपए हैं बैंकों के, ये बैंकों के जो करोड़ों रुपए लोन के रूप में दिए जाते हैं और वो क्यों वापस नहीं आते। ऐसे बहुत सारे सवाल है, इन्हीं को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो राइट ऑफ लोन है, ये दरअसल क्या है, इसका आम जनजीवन पर क्या असर होता है, कौन इसको इस लोन को ले जाते हैं, कौन इसको चुकाते नहीं, इन सारी बातों को लेकर के हम समझना चाहेंगे। महाराष्ट्र के प्रख्यात यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीएस कामले सर से बहुत बहुत स्वागत है सर, एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस विषय चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, ये बात कुछ दिनों पहले से बात चल रही है, दरअसल ये हमेशा चर्चा आती रहती है कि राइट ऑफ लोन या एनपीए ऐसे शब्द हैं। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे बैंकों के बारे में। हमेशा बैंकों के जो शेयर्स है वो नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। जो सरकारी बैंक है खास करके, उनके जो शेयर्स है उतना काम करते हुए नहीं दिखाई देते, हमेशा लॉस में दिखाई देती है सरकारी बैंक। तो क्या आप बता सकेंगे कि कितना पैसा जो है बैंकों का लॉस लॉस है, अर्थात उनका नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ है, या सरकारी बैंक फायदे में है? पहले तो मैं एमएनटी हिंदी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही है। राइट ऑफ, उसको हम वो कर्जा है वो बुड़ित करते हैं, वो राइट ऑफ है। एनपीए है कर्जा, उसकी जो रीपेमेंट है वो वापस आने की पॉसिबिलिटी उसमें नहीं रहती। और उससे ही संबंधित एक महत्वपूर्ण संकल्पना है डेट वेवर, जो किसानों के लिए या गरीबों के लिए या छोटे व्यवसायों के लिए देने की आवश्यकता रहती है। और क्या बैंक्स कैसे चल रहे हैं, ये वर्तमान में लोन राइट ऑफ का क्या प्रॉब्लम है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हमारे वो बैंक्स है, सरकारी बैंक्स, उसकी संख्या घट रही है। पहले तो वो 30 थी, आज सिर्फ 10 नेशनलाइज बैंक्स है सरकार के। और भविष्य में ऐसा दिखाई देता है एक या दो सरकारी बैंक्स अस्तित्व में रहेंगे, सभी बैंक्स प्राइवेट होंगे, विदेशी होंगे। ऐसा चित्र भविष्य में होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। इसलिए आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये लोन राइट ऑफ की पहली बार जो न्यूज आ गई वो कैनरा बैंक के बारे में थी। कैनरा बैंक हमारी नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। और कैनरा बैंक ने पिछले 11 साल में 1.29 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है।
ये बातमी न्यूज जब मिल गई तो कोई एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिकल लीडर्स, उनको ध्यान में आया कि वो प्रॉब्लम लोन राइटअप का ये जो कर्जा है वो बुढ़ित हो गया ऐसा जाहिर करने का, उसको लोन राइटअप बोलते हैं। तो उसके बाद वो चर्चा शुरू हो गई कि लोन राइटअप विशेषतः ये नेशनलाइज बैंक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग नेशनलाइज बैंक्स में वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम चर्चे पे आ गया। उसको हम बैंक्स जिन्होंने लोन्स डिक्लेयर कर दिया कि लोन्स खत्म हो गया, बट्टे में गया, और इसकी जो रकम है वो बहुत ज्यादा रकम है। 2017-18 में, 17-18 में ऐसे लोन राइटअप की पूंजी थी, रकम थी, वो 1,61,328 करोड़ रुपीस इतनी थी। 2020-21 में, 2020-21 में वो रकम 2,02,781 करोड़ रुपीस इतनी हो गई। और 2021-22 में, 2021-22 में वो रकम 1,57,096 करोड़ इतनी थी। तो ये जो आंकड़े हैं अमाउंट के, ये बहुत से है। 1,61,000 करोड़, 2,36,000 करोड़, 2,34,000 करोड़, और 2020-22 में 1,57,096 करोड़ रुपीस इतनी बढ़िया है। तो पहले मैं ये बोलता हूं कि ये लोन राइटअप क्या है? ये लोन राइटअप है जब इन बैंकों को दिए गए लोन है, ये दिए गए लोन कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, उनकी लोन वापस देने की कुवत होते, एबिलिटी होते, कैपेसिटी होते, लेकिन विलफुली वो नहीं देते हैं, उसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। और उनकी क्षमता होने के बाद भी, कैपेसिटी होने के बाद भी, वो पर्पसफुली, विलफुली वो लोन की जो रकम है, कर्जा की रकम है, ऋण की रकम है, वो बैंकों को वापस नहीं देती। और इसलिए उसको जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं वो लोन वापस नहीं देते, इसलिए बैंकों को वो कर्जा बुड़ गया, लॉस हो गया, ऐसा डिक्लेयर करना पड़ता है, जाहिर करना पड़ता है। उसको हम लोन राइटअप बोलते हैं। जो कर्जदार है उसको कर्ज, वो जो ऋण है, परतफेर रीपेमेंट करने की कुवत होने के बाद भी, कैपेसिटी होने के बाद भी वो नहीं देते, वो कर्जा परतफेर नहीं कर सकते, नहीं करते, इसलिए वो बैंकों को डिक्लेयर करना पड़ता है, राइटअप किया, ये लोन लॉस्ट हो गया, पीड़ित हो गया, तो उसको हम लोन राइट ऑफ ऐसा बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में वो लोन की जो रकम होती है, ये बैलेंस शीट में ये रकम क्लियर की जाती है, लेकिन बैलेंस शीट सुधार 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 हो सकता है, क्लियर हो सकता है, लेकिन वो जो लोन की रकम है, ये कर्जे की रकम है, वो कर्जे की रकम फिर उसको कलेक्ट करना लगता है, कॉम्पेंसेट करना लगता है बैंकिंग को। और ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स वो जो करते हैं, उसका परिणाम ये राइट ऑफ लोन करने के लिए मजबूर करता है बैंकों के लिए। और ये जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले लोग हैं, उसकी भी रकम ऑलरेडी मैंने बताई है, वो रकम बहुत ज्यादा है। ये विलफुल डिफॉल्टर्स और लोन राइट ऑफ करने की वो 1,61,328 करोड़ रुपीस थी। 2019-20 में 2,34,170 करोड़ होती थी, और 2021-22 में वो 1,57,096 करोड़ इतनी ज्यादा थी। आप देख सकते ये कितनी बढ़िया रकम है। और ये सब नेशनलाइज्ड बैंक्स में है, राष्ट्रीयकृत बैंक में है, कि जिसमें आम आदमी का पैसा होता है। स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल एम्प्लॉयज होते हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं, सर्विस होल्डर्स होते हैं, वो उनकी रकम होती है, उनकी रकम होती है, और वो रकम बहुत ज्यादा है ऐसा दिखाई देता है। ये जो जानबूझकर कर्ज न देने वाले लोग हैं, उनकी भी संख्या भारत में बहुत है। रकम तो आपने देखी। अगर कुछ आंकड़े बताने का मैं प्रयास करूंगा तो ऐसा दिखाई देता है, 31 मार्च 2019 में ये विलफुल डिफॉल्टर्स जानबूझकर कर्जा नहीं दे रहे हैं, नहीं चुकाने जा रहे, उनको जो संख्या थी, नंबर था, वो 2207 था, 2207 था। 31 मार्च 2020 में वो 2469 हो गया, बढ़ गया। और 31 मार्च 2021 में 2840 हो गया, 2840 हो गया। और 31 मार्च 2022 में वो 2790 हो गया। तो ये जानबूझकर कर्जा नहीं देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। 2207 2019 में थी, वो 2022 में 2790 हो गई, बढ़ गई संख्या। इसका जो नंबर है वो नंबर बढ़ गया, और ये चिंताजनक बात है, वो चिंता बढ़ाने की बात है। नंबर कम होने से नंबर बढ़ रहा है, नंबर एक्चुअल कम होना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर्स, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले लोग, फर्म होगी, इंडस्ट्री होगी, हाउस होल्ड होगा, कुटुंब होगा, उनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसा ये सांख्यिकी जो इंफॉर्मेशन है वो देती है। ये प्रोसेस कैसी होती है, ये आपके स्क्रीन पे ये विलफुल डिफॉल्टर्स की जो संख्या है वो दिखाई दे रही है। 2207 से 2790 तक बढ़ गई है। तो आप ये कर सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स कितने बढ़ रहे हैं। कम होना चाहिए, संख्या नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ रही है, लेकिन वो ज्यादा हो रही है। ये चिंताजनक बात है। और सभी ये
लोन राइट ऑफ है वो नेशनलाइज बैंक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अंडरटेकिंग है बैंक्स, उनके बारे में है। ये चिंताजनक बात आपको मालूम होना चाहिए। ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, अपने कुवत होने के बावजूद भी ये जानबूझकर लोन नहीं दे रहे हैं, परतफेड नहीं कर रहे, वापिस नहीं दे रहे हैं। ये प्रोसेस कैसी होती है? ये प्रोसेस होती है बैंकिंग ऑपरेशन में, कर्जा देने के बाद, ऋण देने के बाद अगर वो वापिस नहीं दे गया, जानबूझकर नहीं रीपेमेंट कर गया, तो कोई स्टेजेस में ये राइट ऑफ, लोन राइट ऑफ जाहिर करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है बैंकिंग को। पहले तो अगर लोन नहीं मिल गया, वापिस नहीं मिल गया, तो उसको एनपीए ऐसा जाहिर किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन दे दिया बैंकों ने और उसका ब्याज या मुद्दल, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट, वो अगर वापस नहीं दे गया, रिपेमेंट नहीं किया, उसको वापस नहीं दे दिया, तो उसको एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसा बोला जाता है, ऐसी टर्म है। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये बैंकों के जो लोन है, लोन ये संपत्ति एसेट है, वही बैंकों को उत्पन्न देने वाला, अर्निंग्स देने वाला एसेट है, संपत्ति है। और उसका रीपेमेंट बंद हो गया, उसका बैज दैट इज इंटरेस्ट वो बंद हो गया, तो उसको एनपीए में कन्वर्ट किया जाता है, एनपीए में डिक्लेयर किया जाता है। जब किसी भी लोन, कौन सा भी लोन 90 डेज, 3 महीने, अगर 3 महीने और 90 दिनों के लिए ये कर्ज रीपेमेंट और ब्याज, इंटरेस्ट अगर नहीं मिला, नहीं दे दिया, तो उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। ये जो एनपीए है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। जो जो सांख्यिकी, जो स्टैटिस्टिकल डेटा मैंने आपके पास प्रेजेंट करने का प्रयास किया, ये सब डेटा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दी है। आपको मालूम होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी सेंट्रल बैंक है, हमारी सेंट्रल बैंक है, मध्यवर्ती बैंक है, प्रमुख बैंक है। इस बैंक का, सभी बैंक का, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल रहता है, मॉनिटरिंग रहता है। ये अथॉराइज सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, मध्यवर्ती बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दी है। ये जो एनपीए होता है, ये एनपीए आइडेंटिफाई करने के लिए जो लोन दिए है लोगों को और वो वापस नहीं आ रही है, बैच दैट इज इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो एनपीए डिक्लेयर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस खातों को स्पेशल मेंशन अकाउंट ऐसा डिक्लेयर किया जाता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट मुद्दल भी नहीं दे दी और ब्याज भी नहीं दिया, 90 डेज में, 3 महीनों में, तो उसको एनपीए बोलते, वो 3 स्टेजेस में जाता है और उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट ऐसा जाहिर किया जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। और उसके बाद वो जो लोन अमाउंट है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। उसमें 3 श्रेणियां है, 3 स्टेजेस है, 3 लेवल्स है।
पहले को सब स्टैंडर्ड एसेट ऐसा बोलते हैं, दूसरे को डाउटफुल एसेट्स बोलते हैं, और तीसरे को लॉस एसेट्स बोलते हैं। ये एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जाता है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, क्योंकि ये लोन बैंक का एसेट होता है, संपत्ति होता है, वो बैंक को उत्पन्न अर्निंग्स देता है, इनकम देता है। तो ये एनपीए का क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट में किया जाता है। और 90 डेज में ये जो सब स्टैंडर्ड एसेट है, उसमें जब कोई लोन खाता 1 साल या इससे कम अवधि तक एनपीए में रहता है, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। पहले 90 डेज में, 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स, उसका लोन का रीपेमेंट नहीं हो गया, ब्याज का पेमेंट नहीं हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो गया, तो उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। और वो एनपीए अगर 1 साल रह गया, फॉर 1 ईयर, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। एनपीए के 3 टाइप्स से 3 कैटेगरीज है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। 1 साल तक वो एनपीए रह गया, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। और ये सब स्टैंडर्ड एसेट में जब लोन रहता है और 1 साल और 1 ईयर, तो उसको डाउटफुल एसेट्स बोलते हैं। एनपीए पहले 3 महीने में अगर लोन का हफ्ता नहीं मिल गया और ब्याज भी नहीं मिल गया, तो उसको एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। और वो एनपीए 1 साल तक रह गया, नहीं रीपेमेंट हो गया, ब्याज में नहीं मिल गया, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। इस सब स्टैंडर्ड एसेट में फिर 1 साल हो गया, फिर 1 साल हो गया, तो उसको डाउटफुल एसेट बोलते हैं, उसको डाउटफुल एसेट बोलते हैं। और ये जो डाउटफुल एसेट है, ये डाउटफुल एसेट, इसमें अब श्योरिटी हो गई कि ये लोन वापस नहीं आ रहा है, ये ब्याज नहीं मिल रहा है, तो उसको लॉस एसेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, लॉस एसेट्स ऐसा डिक्लेयर किया जाता है। जी जी। और लॉस एसेट्स के बाद जी, वो जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट क्लियर करनी पड़ती है। और वो बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए लोन राइट अप डिक्लेयर किया जाता है। लोन राइट अप मीन्स, लोन राइट अप, इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है कि अब लोन, वो दिया गया कर्जा, ऋण या लोन वापस नहीं आ रहा है, वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर का जो ब्याज इंटरेस्ट है वो भी नहीं मिल रहा है, तो अब बैलेंस शीट क्लियर करनी पड़ती है। 3 साल हो गए, 3 years 90 days हो गए, 3 साल 3 महीने हो गए, तो अब बैलेंस शीट क्लियर करना पड़ता है। और वो बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए अब वो जो बैंक है, वो बैंक क्या करती है, लोन राइटअप का डिक्लेयर करती है, लोन राइटअप इसकी घोषणा करती है। सर एक लोन यहाँ पर राइटअप सवाल हम के जानना चाहेंगे। आपने यस, एनपीए बताया कि किस किस स्टेजेस से गुजरता है, क्या भारत में इसको लोन डिफॉल्टर्स आपने बताया कि जो जानबूझकर कर्जा नहीं चुकाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे यस, लोग, तो क्या बता सकेंगे आप कि भारत में इस प्रकार के जो लोन डिफॉल्टर्स है, विलफुल डिफॉल्टर्स है, वो कितने हैं, या इसमें से जिनको कुछ आंकड़े अगर आप बताना चाहेंगे कि क्या ऐसे बहुत आंकड़े अवेलेबल है? प्रदीप, बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा कर दिया है। पहले तो मैंने ये लोन, ये राइटअप है, उसकी रकम मैंने बताई, वो रकम बहुत ज्यादा है। 2017-18 में 1,61,328 करोड़ थी। और वो लोन राइटअप की रकम 2021-22 में, 21-22 में 1,57,096 करोड़ इतनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई।
ये जो जानबूझकर कर्जा वापस नहीं चुकाने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही कम होने के वजह। 31 मार्च 2019 में ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, जानबूझकर कर्जा न चुकाने वाले, उनकी जी कुल संख्या है वो 2207 थी 2019 में, और बढ़ गई 2020 में 2469 तक, और 2021 में वो 2840 हो गई, और 2022 में थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी घट हो गए 2790। 2790 वो बहुत ज्यादा रकम, बहुत ज्यादा नंबर है। 2790 इतने विलफुल डिफॉल्टर्स है, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स है। उसके बाद मैंने एनपीए क्या होता है वो क्लियर स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगर बैंकों ने दिया गया कर्जा, ऋण या लोन 3 महीने तक 90 डेज नहीं वापस आ गया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट बैच भी वापस नहीं आ गया, तो बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर करती है। जी जी। ये जो एनपीए है उसके 3 कैटेगरीज है। ये 3 कैटेगरीज में सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट्स। ये एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर 3 महीने के बाद 1 साल तक और भी रह गया तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। एसेट, लोन ये एसेट होता है, एसेट यानी कि संपत्ति, जी जी वही बैंकों को उत्पन्न देते हैं, उसके ऊपर ही बैंक चलती है। जो जी कुछ खर्चा बैंक कर सकती है, वो कर्ज, वो जो कर्जा है, वो जो ऋण है, लोन है, उसके बाद जो ब्याज मिलता है, उसके ब्याज पर ही वही सोर्स है इनकम। अगर वो 1 साल के लिए एनपीए रह गया तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। जी। ये एनपीए फिर और 1 साल हो गया, 1 साल और रह गया, 1 साल रह गया और, तो उसको डाउटफुल एसेट बोलते हैं। और बैंक को अब श्योरिटी हो जाती है, खातरी हो जाती है कि अब ये लोन, उसके ऊपर का ब्याज भी वापस नहीं आता, तो उसको जी लॉस बिल्कुल सर। एसेट सर बोलते हैं। इसके बाद जो है बैंक ऐसा कहा जाता है कि कर्ज माफी भी दे देती है, जिसको वेव ऑफ या कहा जाता है लोन अंग्रेजी में। वेवर बोलते हैं, डेट जी वेवर। जी। तो क्या आप बता सकेंगे कि जो वेव ऑफ है वो दरअसल क्या होता है, या लोन वेवर जिसको कहा जाता है, जो कर्ज माफी ले बहुत लेते हैं, वो बहुत क्या है? अच्छा क्योंकि हमारे पास सवाल। अभी समय की भी कमी है। जी जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। उसके पहले मैं ये डिफॉल्टर की संख्या है ना, बिल्कुल डिफॉल्टर्स, जी उसका बिल्कुल। वो कौन है वो बताता हूँ। जी गीतांजलि जेम्स, वो जो फर्म है उसकी रकम है 7110। एरा इंफ्रा लिमिटेड है, उसकी जो रकम है वो 5879 करोड़ है। कॉनकॉस्ट स्टील है, उसकी रकम है 4107 करोड़। आरआई एग्रो है, उसकी रकम है 3984 करोड़। और एपीजी शिपयार्ड, उसकी रकम है 3708। ये जो ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनकी जो रकम है वो बहुत ज्यादा है, ये तो आपके ध्यान में आ गया होगा। अब लोन वेवर और लोन राइटअप में क्या फर्क होता है उसकी चर्चा होनी चाहिए। लोन वेवर, अगर किसान किसान का नुकसान हो गया, फ्लड है, ड्राउट है, साइक्लोन है, ऐसे जो नेचुरल कलामिटीज आती है, नैसर्गिक आपत्ति आती है, उसमें किसानों का नुकसान होता है। ये खेती से उत्पादन नहीं आता, उत्पन्न नहीं आता, अगर उन्होंने जो कुछ कर्जा लिया है उसके ऊपर का कुछ ब्याज है वो दे नहीं सकते, ये नैसर्गिक प्रतिकूल कंडीशन में, तो उस उनको लोन, उसकी जो रिपेमेंट है तो उसकी पॉसिबल नहीं होती, ब्याज भी देना शक्य नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। उस परिस्थिति में, उस सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट क्या करता है, लोन वेवर, डेट वेवर डिक्लेयर करता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था किसानों के लिए डेट वेवर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया था किसानों के लिए डेट वेवर, क्योंकि प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थिति का जो प्रभाव है उस कारण लोन की रकम और ब्याज की रकम वो रीपेमेंट पेमेंट नहीं कर सके, इसलिए लोन लेकिन वेवर। सर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जब भी कर्ज माफी की बात आती है तो किसान और ऐसे नाम सामने आते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानकारी हमारे पास मतलब दर्शक समझना चाहेंगे कि सरकार ये पैसा बैंकों को देती है? अगर मान लीजिए यस, बैंक ने किसानों को कर्जा दिया और कुछ कारणवश नैसर्गिक आपत्ति आई, बराबर कैलामिटी आई, नेचुरल कैलामिटी, बराबर तो वो कर्जा नहीं दे पाए, तो सरकार वो बराबर पैसा बैंक को देती है। इसका मतलब बैंक जो है नुकसान में नहीं रहती, बैंकों को पैसा मिलता है। क्या ये सही जानकारी है? बराबर है। जब गवर्नमेंट ये डेट वेवर डिक्लेयर करता है तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रकम बैंकों को देने की। तो डेट वेवर बैंकों को नुकसान करने वाली बात नहीं है। उसका जो कॉम्पेंसेशन है वो कॉम्पेंसेशन केंद्र सरकार या राज्य सरकार देना उसकी लायबिलिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन लोन राइटअप में जो होता है वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और वो विलफुल डिफॉल्टर्स लोन का रीपेमेंट भी नहीं करते और बैक भी नहीं देते। मतलब वो बैंक की वो जिम्मेदारी होती है कि वो वो पैसा वो बैंक की वापस ले ले। जिम्मेदारी होती है वो लोन की रकम रेज करने की, लोन की रकम मोबिलाइज करने की। वो उस वक्त बैलेंस शीट क्लियर करती है, लेकिन उसके बाद वो लोन की रकम क्लियर करना पड़ता है। उसको बैड लोन बोलते हैं, उसको बैड लोन बोलते हैं, और बैड लोन बैंक की संकल्पना अब आ रही है। जी सर, अब आखिरी एक जिन सवाल है सर, इसके हाँ, साथ हम चर्चा को भी समाप्त करेंगे, समय की कमी है। क्या आप ये बताएंगे कि ये जो बैंक जो लोन दे रही है, निजी कंपनियों को खास करके लोन दे रही है, अगर सरकार को लोन देती है तो सरकार उसको चुकाती है किसी भी हालत में? जैसे आपने बराबर बताया कि किसानों को अगर दिया तो किसानों ने कर्जा नहीं भी चुकाया जो भी है उनका, तो सरकार वो बैंक को लौटाती है। लेकिन जो बराबर निजी कंपनियां हैं, उनके अगर लोन नहीं मिला 3-3 साल तक, तो वो बुडित खाते में चला जाता है, बट्टे में चला जाता है, और बैंक को उसको वापस लेना पड़ता है। तो ये जो कर्जा बैंक हजारों करोड़ रुपए जो दे रही है, कोई एक बैंक नहीं है, देश में जितनी भी सरकारी बैंक है वो दे रही है, तो वो कहाँ से वो पैसा दे रही है? ये जो बड़े बड़े कंपनियों को पैसा जा रहा है, वो बैंक कहाँ से ला रही है ये पैसा? पहले तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, उनकी रकम होती है। और कुछ सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट उसकी प्रोविजन करता है, उसको रिकैपिटलाइजेशन बोलते हैं। बजट में गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन करता है नेशनलाइज बैंक को फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। कुछ रकम की प्रोविजन पब्लिक बजट में, गवर्नमेंट बजट में की जाती है। वो रकम ये बैंकों के पास जाती जाती है, और उससे वो रकम मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाता है। अब ये जी, बैड मतलब लोन्स और बैड बैंक्स की स्मॉल वो सब। स्मॉल इन्वेस्टर, मतलब हाँ, स्मॉल इन्वेस्टर जिनको आपने हाँ, कहा, वो हाँ, सब हम आम लोग हैं, जो नागरिक आम हैं, जो आदमी है। पैसा जो बराबर हम बैंकों में डाल देते हैं, हर बराबर है, महीना बराबर सेविंग करते हैं, या बराबर है, कोई एफडी करते हैं, किसी चीजों में लगाते हैं, उनका बराबर है, वो पैसा बराबर होता है। और जो बराबर है। सरकार भी देती है वो भी आम लोगों से ही इकट्ठा किया तो हुआ पैसा बराबर होता है, है। जी। आम जी। आम आम लोगों का ही पैसा होता है वो। और क्या होता है कि इसके कारण क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है। आपका करोड़ रुपए का डिपॉजिट हो गए तरी वो भी, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपीज वापस बैंक नहीं देती, 10 लाख रुपीज देती है डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। पहले तो वो 5,000 था रकम, वो उसके बाद उसको लाख में बढ़ गया। अब 10 लाख रुपीज, अगर आपका 1 करोड़ का डिपॉजिट है बैंक बैंक में, और वो बैंक बुडित हो गई, तो आपको 10 लाख मैक्सिमम रुपए रकम मिलती है। उसको डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम बोलता है, और जी सर। करंटली उसको 10 लाख रुपए की रकम तक बढ़ाया गया है। जी तो बहुत सा नुकसान बिल्कुल। लोगों का तो क्या, होता है। सवाल यही है आखिरी, इसी के साथ चर्चा समाप्त होगी। क्या आम लोग जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं सरकारी बैंकों में बड़े विश्वास से,
और सरकार भी लोगों के पैसों से, टैक्स से जो भी पैसा उनके पास आता है वो बैंकों को देती है। तो क्या बैंक ऐसे डिफॉल्टर्स कंपनियों को या बिना भाई निजी कंपनियों के इस प्रकार से लोन देके जो डूब जाता है, तो क्या ये आम लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं है, सामान्य नागरिकों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? प्रदीप, आपका सवाल बराबर है। वो सामान्य जनते का धोखाधड़ी है। वो सब पैसा वो कॉमन सामान्य जनता का होता है। छोटे छोटे स्मॉल सेविंग्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उससे वो पूंजी जमा की जाती है। और सरकार के पास भी टैक्स और दूसरे जो सोर्सेस है उससे सरकार पैसा जमा करती है, मसूल मोबिलाइज करती है। वो भी जनता का पैसा होता है, लोगों का पैसा है। और ये जो प्राइवेट है, ये प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, मैं फिर उनको नाम बताता हूँ। वो सब प्राइवेट है। ये गीतांजलि जेम्स, एरा इंफ्रा लिमिटेड, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स है। ये बिजनेस कम्युनिटी है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है। और वो सरकार बैंक के माध्यम से सरकार का यानी कि आम आदमी का पैसा लूट रही है, उसका उसको धोखाधड़ी दे रही है, ये बराबर है। इसलिए जी बैंकों को मॉनिटरिंग अच्छा करना चाहिए, लोन देते वक्त प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और डिपॉजिट इंश्योरेंस की रकम सिर्फ 10 लाख रुपीज है, वो बढ़ानी चाहिए। और राष्ट्रीय नेशनलाइज बैंक ही सोशल वेलफेयर, ये आम आदमी का विकास करेगी, कल्याण करेगी, प्रगति करेगी। प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स नहीं करेगी। तो जी जी। ये नेशनलाइज बैंक्स है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको मॉनिटरिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। और आम आदमी के कल्याण के लिए उसका उसका वापर करना चाहिए, उसका यूटिलाइज करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। नहीं तो भविष्य काल में आम आदमी का पैसा जीरो हो जाएगा, उनकी पूंजी सब लूट जाएगी। ऐसी परिस्थिति आने के लिए बहुत वक्त लगेगा, ऐसा नहीं दिखाई देता। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जो बताया उसका क्रक्स यही निकलता है, उसका सारांश ये है कि अगर सरकारी बैंक निजी कंपनियों को बहुत बड़े संख्या में बहुत बड़ी रकम अगर दे रही है, तो उसके ऊपर निगरानी होना ज़रूरी है, मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसा आम लोगों का है, सामान्य नागरिकों का है। और सरकार भी भले ही बैंकों को देती है उनको कुछ डिपॉज़िट्स, तो वो भी नागरिकों के कर्जे से ही, नागरिकों के टैक्स से ही आता है, नागरिकों का ही पैसा होता है। अगर ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स को बैंक बार-बार कर्जा दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये सरकारी बैंक डूबेंगी। और इस प्रकार से जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए जो सरकारी बैंक होनी चाहिए, उनके विकास के लिए होनी चाहिए, वो नहीं रहेगी। बैंकों का निजीकरण होना संभव है, तय है। सर, आपने बहुत जानकारी दी है आज के इस विषय पर। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर मिली हुई है। आगे भी अगर कोई बातचीत रही तो हम ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। ये जो बैंक के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी सवाल हैं लोगों के, उसके बारे में आपके साथ हम रूबरू ज़रूर होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। 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 साथियों, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के ये जो वीडियो है, आज की जो चर्चा है, ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में या जो भी बातें हैं बैंकों के संदर्भ में, इस देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, बजट के बारे में, आप ज़रूर हमें संपर्क कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर हमें लाइक और फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पर लाइक और फॉलो नहीं किया, तो कृपया लाइक और फॉलो करें। और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ इसके बेल आइकन को भी ऑन करें और हमारे चैनल को अपने साथी मित्रों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में।